काशी विद्यापीठ के मैं छात्र भी रहा हूँ, रजिस्टर्ड स्नातक भी हूँ, अध्यापक भी रहा हूँ, अध्यापक संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो मेरे साथ जैसे लोग जो लोग भी नैतिक जुड़े हुए हैं काशी विद्यापीठ के, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि संस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ होता है तो शासन का ध्यान आकर्षित करे, और अगर शासन नहीं सुनता तो हम उसके लिए आंदोलन प्रदर्शन जो कुछ भी करना होगा करेंगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वाराणसी के डीएलडब्ल्यू क्षेत्र में, और डीएलडब्ल्यू के जानकी नगर कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं। इस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के लगभग 2 दशक से ज़्यादा समय तक हेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अध्यापक संघ के 3 बार लगातार अध्यक्ष रहे, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के रजिस्टर्ड स्नातक और वहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रह चुके वरिष्ठ शिक्षाविद, शहर के जाने माने प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय सर के आवास पे हम मौजूद हैं हम लोग, और वो हम लोग के साथ मौजूद हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सर, एक प्रकरण आया है कि काशी विद्यापीठ के कैंपस से रोपवे का निर्माण हो रहा है, और वो कैंपस से ही जा रहा है। शासन ने जैसा उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है, और उस पर कुलपति जी ने भी आपत्ति दर्ज कराई है, राज्यपाल से शिकायत की है, लेकिन वो खुले तौर पे नहीं मुखर हो पा रहे हैं, विरोध नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सर क्या आप मानते हैं, आपका क्या मानना है? ये चर्चा पहले भी आई थी कि रोपवे बनना है, लेकिन ये जानकारी मुझे कल के समाचार पत्र से और एक अखबार में परसों भी निकला था, हिंदुस्तान में और जनवार्ता में और एक और अखबारों में, उससे पता चला कि ये रोपवे काशी विद्यापीठ के ऊपर से बनाया जा रहा है, जिससे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वर्तमान कुलपति त्यागी जी ने राज्यपाल से मिलके पत्र दिया है और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, और उसके पहले शासन को भी शायद उन्होंने पत्र भेजा है। ये मसला बड़ा ही गंभीर है, और मुझे लगता है कि जो वर्तमान माननीय कुलपति त्यागी जी हैं, उनको पूरी काशी विद्यापीठ की वैचारिकी और उसकी गहराई की जानकारी नहीं है, जो कितना महत्वपूर्ण संस्था ये रही है। शायद उनको ये जानकारी नहीं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ राष्ट्रीय महत्व की संस्था रही है, और 1921 में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की, और राष्ट्रपति शिव प्रसाद गुप्त के अकेले चंदे से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ खोला गया। और उस ज़माने में जब मालवीय जी और गांधी जी में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर थोड़ा वैचारिक मतभेद हुआ, और ये हुआ कि विद्यार्थियों को आंदोलन में नहीं आना चाहिए, तो आचार्य कृपलानी से लेकर आचार्य बिरबल और तमाम लोग 72 छात्र करीब थे, वो सब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी छोड़कर आ गए, और आचार्य बिरबल जी प्रथम कह सकते हैं शिक्षक हुए, शिक्षक ही के रूप में आए, और राजा राम शास्त्री और लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री भारत के थे, वो लोग यहाँ के छात्र थे। और आचार्य नरेंद्र देव शुरू से ही काशी विद्यापीठ में रहे, और पहले उप कुलपति थे, बाद में कुलपति हुए, और पूरे लगभग जीवन पर्यंत वो यहाँ का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति रहे, बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। और वो भारतीय समाजवाद की वैचारिकी उन्हीं की देन है, और भारतीय समाजवाद के संस्थापक एक तरह से विचार। हम रोकेंगे सर। हमारा ये सवाल है, जो आप तो 3 बार अध्यापक संघ के अध्यक्ष रहे विश्वविद्यालय के, काशी विद्यापीठ के। सर, इसमें क्या नियमावली होती है? विश्वविद्यालय का क्या अधिकार है? जैसे शासन अगर कुछ निर्माण कराना चाहता है विश्वविद्यालय के अंदर से या उसके ऊपर से, तो क्या उसको परमिशन लेनी पड़ती है विश्वविद्यालय से? क्या नियमावली है? कुलपति जी तो बोल रहे हैं कि हम आग्रह किए हैं राज्यपाल साहब से, इसमें असली नियमावली क्या होती है? देखिए, नियमावली की जहाँ तक सवाल है, ठीक है, शासन को जरूरत पड़ती है तो अनुरोध कर सकता है किसी संस्था से किसी ज़मीन के लिए, लेकिन काशी विद्यापीठ की ये जानकारी वर्तमान कुलपति महोदय को शायद नहीं है कि काफ़ी ज़मीनें आगे रोड के लिए दोनों साइड से ज़मीनें नगर महापालिका को ऑलरेडी काशी विद्यापीठ दे चुकी है। और काशी नींबू बाग का मैदान जो अशोक होटल हुआ करता था, उसके बगल में जो सिगरा पे नींबू बाग भी काशी विद्यापीठ का था। उसके बाद नगर निगम के सामने जो ज़मीन है वो भी काशी विद्यापीठ ज़मीन थी। काशी विद्यापीठ जमीन उत्तर प्रदेश शासन ने उस समय लिया 1969 में, और इस शर्त के साथ लिया कि जब काशी विद्यापीठ जरूरत होगी तो इसके बराबर मूल्य की ज़मीन या पैसा हम उपलब्ध कराएंगे काशी विद्यापीठ। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश शासन ने पैसा उपलब्ध नहीं कराया। तो शासन तो ये कहता ज़रूर है कि हम काशी यूनिवर्सिटी की जरूरत होगी तो हम सहायता करते हैं, लेकिन व्यवहार में ये देखा जाता है कि सहायता करता नहीं है। काशी विद्यापीठ का कैंपस वैसे ही छोटा हो चुका है, और मैंने जैसा बताया कि राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं यहाँ जवाहरलाल नेहरू से लेकर आचार्य नरेंद्र से लेकर जयप्रकाश नारायण से लेकर तमाम बड़े लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, वैचारिकी जिनकी थी, और जो लोग भारत के निर्माण में जिनका बड़ा भारी योगदान है। आचार्य विश्वनाथ शर्मा भी यहाँ के अध्यापक थे, यहाँ के संस्थापकों में रहे हैं। आचार्य बिरबल थे, सभी लोग रहे। तो ये इन लोगों की संस्था रही। लाल बहादुर शास्त्री यहाँ छात्र थे, चंद्रशेखर आज़ाद काशी विद्यापीठ के छात्र रहे हैं, यहाँ कुमार विद्यालय में पढ़ते थे। जिस संस्था में तमाम ऐसे लोग
रहे और मनमथ नाथ गुप्त जैसे लोगों का संपर्क था काशी विद्यापीठ से, उस संस्था के स्वरूप से और उस संस्था के धरातल से अगर कोई मजाक कर रहा है, शासन अगर उसके में छेड़छाड़ कर रही, तो मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। काशी विद्यापीठ के मैं छात्र भी रहा हूँ, रजिस्टर्ड स्नातक भी हूँ, अध्यापक भी रहा हूँ, अध्यापक संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो मेरे साथ जैसे लोग जो लोग भी नैतिक जुड़े हुए हैं काशी विद्यापीठ के, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि संस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ होता है तो शासन का ध्यान आकर्षित करे, और अगर शासन नहीं सुनता तो हम उसके लिए आंदोलन प्रदर्शन जो कुछ भी करना होगा करेंगे। मुझे लगता है कि शासन को अपना संशोधन करना चाहिए प्रोजेक्ट में। अगर वो पर्यटन नगरी काशी को बनाना, जैसे बाबा विश्वनाथ को उन्होंने पर्यटन का स्थल बना दिया, तो ठीक है, बाबा विश्वनाथ आध्यात्मिक नगरी है, केवल पर्यटन की नगरी नहीं है, तो आप पर्यटन नगरी बनाइए, आमदनी करिए। गुजरात मॉडल आपका डेवलपमेंट का है तो उससे गुजरात मॉडल डेवलपमेंट करिए, लेकिन गुजरात मॉडल का मतलब ये नहीं है कि उसको हप्पू मॉडल बना दीजिए और काशी विद्यापीठ का एकदम स्वरूप नष्ट कर दीजिए। इतनी पुरानी वैचारिक संस्था, जो इतने वैचारिक पूंजी वाली इतनी बड़ी संस्था, जहाँ इतने बड़े बड़े लोग रहे हैं, बड़े बड़े विचारक रहे हों, तमाम लोग रहे हैं, और संस्था से का एक लंबा इतिहास रहा हो। 1942 में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भारत छोड़ो आंदोलन में 2-2.5 महीने के लिए मुश्किल से बनता था, 2.5 साल तक काशी विद्यापीठ के समस्त अध्यापक और छात्र सब जेल चले गए थे। 2.5 साल तक काशी विद्यापीठ बंद रहा। और इस काशी विद्यापीठ पंडित कमलापति पाठी भी यहाँ के छात्र थे, और यहाँ बाद में उन्होंने पत्रकारिता विभाग जब शुरू हुआ तो उसके अध्यक्ष भी थे। ऐसे तमाम लोग, यहाँ का त्रिभुवन सिंह भी रहे हैं। आंदोलन में, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में काशी विद्यापीठ का ज़्यादा योगदान देखते हैं सर आप? काशी विद्यापीठ का स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान है। ये स्वतंत्रता आंदोलन की नर्सरी रही है। यहाँ पे तमाम लोग आंदोलन क्रांतिकारी निकलते थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट भले निकलते रहे हों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अन्य तरह के लोग निकलते, लेकिन अगर देखा जाए कि समाजवादी आंदोलन वाले लोग या जो क्रांतिकारी लोग थे, या 42 के आंदोलन में और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में और भारत देश के आज़ाद कराने में, तो काशी विद्यापीठ के तो एक छात्र और अध्यापक सब के सब जेल चले जाते थे। सारे लोग क्रांतिकारी थे आंदोलन के। ये आंदोलन की जो धरती ही रही है। डॉक्टर भगवान दास भी, जो डॉक्टर भगवान दास के कुलपति थे शुरू से। 1926 में जब उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा तब आचार्य नरेंद्र देव हो गए। आचार्य नरेंद्र देव के शिष्य थे चंद्रशेखर, जो युवा तुर्क कहे जाते थे। तो इस तरीके से काशी विद्यापीठ में राजाराम शास्त्री जैसे, आचार्य राजाराम शास्त्री जैसे लोग रहे। तो हमारा ये सवाल है कि इतने जो राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, इतनी जो गौरवशाली जिसका इतिहास रहा है, तो ऐसे में कुलपति जी से हमने सवाल किया कि आपसे परमिशन लेनी चाहिए थे उत्तर प्रदेश शासन को, या जो भी विभाग है, कार्यदायी संस्था है, लोक निर्माण विभाग हो, चाहे कोई भी हो, तो कुलपति से अनुमति तो लेनी चाहिए उनको ना, कि कैंपस में निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो शासन का कार्य है, वो कर सकते हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि ऐसा न करें। देखिए, वर्तमान कुलपति लोगों का कद इतना बड़ा नहीं है कि वो शासन से सीधे सवाल कर सकें। ये आचार्य राजाराम शास्त्री, आचार्य दूधनाथ चतुर्वेदी और आचार्य बिरबल सिंह जैसे कुलपति नहीं हैं। आज के कुलपति बौने कद के लोग कुलपति बन रहे हैं। ये लोग किसी तरीके से तीन तिकड़म करके सरकार के आगे पीछे घूम के, मंत्रियों के आगे पीछे घूम के कुलपति का पद पा जाते हैं। तो लेकिन इनके में वो दम नहीं है, नैतिक बल है कि सरकार के सामने खड़े हो जाए। वो जमाना था, हम लोगों ने देखा है। आचार्य राजाराम शास्त्री भी थे, आचार्य दूधनाथ चतुर्वेदी थे। जरूरत पड़ता था खुद आंदोलन में छात्रों के साथ चले जाते थे। राजाराम शास्त्री हम लोग साथ धरना प्रदर्शन देने कचहरी तक चले गए, का भी विरोध करते थे। तो कुलपति का, ये वर्तमान कुलपति का नैतिक दायित्व है ये काशी विद्यापीठ के हित के लिए लड़ाई लड़ें, और वहाँ के समस्त अध्यापकों को, अध्यापक संघ को, छात्र संघ को, सबको मिलकर इसमें करना, पुराने छात्रों को, पुराने अध्यापकों को, सबको इसमें लड़ाई में शिरकत करना चाहिए। हम लोग भी जो काशी में रह रहे हैं, हम सब लोग भी सहयोग करेंगे। और ये अगर सरकार इस तरीके करती है तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत रवैया होगा सरकार का, और ये एक तरीके से संस्था को नष्ट करने वाली बात होगी। इसकी संस्कृति को नष्ट करने के, स्वरूप को नष्ट करने के, उसकी निजता को भी प्रभावित होगी। छोटा सा कैंपस है, पहले ही नगर महापालिका और उत्तर प्रदेश शासन तमाम नगर निगम जमीन ले चुकी है काशी विद्यापीठ का। अब उसमें आप फिर से रोपवे बना दीजिए, गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर से बन जाए, कुलपति कार्यालय के ऊपर से बन जाए, तो ऊपर से पता चला रोपवे जा रहा है, ऊपर से कोई प्लास्टिक का वो फेंक दे, कोई थूक दे, कोई पानी फेंक दे, कुछ तरीके की चीज़ें आ जाएँ, तो वो गंदगी तो रोक नहीं सकते। एरोप्लेन से भी लोग फेंकते हैं, तो कभी कभी शिकायत होती है कि एयरपोर्ट के आसपास लोगों के मलबा या गंदगी गिर जाती है। लोग तो ऐसा नहीं है, वो कितना भी कहेंगे लोग नहीं उससे ऐसी गंदगी नहीं होगी, क्या नहीं होगा, लेकिन गड़बड़ियाँ होती हैं। और मैं समझता हूँ कि उसको काशी विद्यापीठ के स्वरूप को एकदम नहीं बिगड़ने देना चाहिए। और इसके लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं, जो जीवित हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। हम लोग भी सब लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे, और सबको इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। और सरकार को अपने इस को संशोधन करना चाहिए। अगर संशोधन नहीं करेगी तो हम लोग को बाध्य होकर हमें आना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगा तो हम धरना प्रदर्शन सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये महात्मा गांधी की संस्था है। हमें अहिंसक ढंग से लड़ना आता है, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात को रखने हम लोग रखेंगे, और सरकार को पर पूरा दबाव डालेंगे। और सरकार को अगर बनाना ही है तो काशी विद्यापीठ के दूसरे साइड से, पटरी की तरफ जिधर से कुछ दुकानें हैं उसके ऊपर से ले जाएँ,
अन्नपूर्णा नगर सर, हमने कुलपति जी से पूछा कि इसका वैकल्पिक स्वरूप दिशा क्या हो सकती है। आपने सुझाव दिया राज्यपाल को या विभाग को, तो उन्होंने कहा हम कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है कि सुझाव देंगे। तो आपका क्या मानना है, ये रोपवे परिसर के अलावा और किधर से जा सकता है गुदौलिया तक? कुलपति जी देखिए यहाँ के रहने वाले हैं नहीं। कुलपति जी बागपत के रहने वाले, मेरठ क्षेत्र के रहने वाले हैं। काशी में बहुत कम आना जाना होगा, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी होगी नहीं है। जैसा मैं समझता 50 साल से तो हम ही रह रहे हैं काशी में। तो काशी ऐसा नहीं है कि वैकल्पिक मार्ग की कमी है, वैकल्पिक मार्ग बहुत से हैं, लेकिन ये व्यवसायियों की सरकार ही है एक तरीके से देखिए तो। और ऐसा भी क्या है कि अगर 2-4 दुकानें टूट जाएं या दुकानों के ऊपर से चला जाएगा रोपवे तो क्या दिक्कत है। लेकिन काशी विद्यापीठ को नष्ट करना जरूरी थोड़ी नहीं है कि काशी विद्यापीठ ये समाज विज्ञान संकाय, मानविकी संकाय और कुलपति आवास, महिला छात्रावास और भारत माता मंदिर, सबके ऊपर से आप रोपवे ले जा रहे हैं। तो आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप मलदहिया की तरफ से पीछे से भी ले जा सकते हैं, ले जाना हो, और या काशी विद्यापीठ दूसरी पटरी से दूसरे साइड से आप ले जाना चाहें ले जाइए, या लहरतारा होकर ले जाइए। और इतना कौन सा जरूरी है कि रोपवे जब लग जाएगा तभी, या बहुत ज़्यादा रोपवे आप काशी दिखाना चाहते हैं, पर्यटन से कमाना चाहते हैं, तो राजघाट ले जाइए, राजघाट गंगा जी किनारे किनारे ले जाइए, गंगा जी के किनारा भी देखेंगे लोग। BHU से घुमाइए चारों BHU लेके DLW लेके चारों रोपवे घुमाइए, सारनाथ घुमाइए ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है काशी विद्यापीठ जो है राष्ट्रीय महत्व की संस्था उसको नष्ट कर दीजिए। और थोड़ी मुश्किल से 13 बीघा जमीन पर काशी विद्यापीठ है, दूसरा कैंपस उसका आप गंगापुर में बना है। तो छोटा सा 13 बीघा 13.5 बीघा का कैंपस है, वो भी 3 हिस्सों में बटा हुआ। उस कैंपस में ही आप पता चला कि आधे में से आप रोपवे दौड़ा देंगे तो बचेगा क्या? काशी विद्यापीठ में बिल्डिंगें कैसे बनेंगी भविष्य में? उसमें अगर कल को 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंगें बनानी पड़ी तो बनने के लिए बनी पुरानी बिल्डिंगें हैं, ज़्यादातर पुरानी टीचर्स के रहने के लिए आवास पूरे नहीं है। तो इस तरीके से अगर ये सरकार अगर ऐसा सोचती भी है तो मैं समझता बहुत निंदनीय है, और जितना भी इसका विरोध है काशी जनता को विरोध करना चाहिए। मैंने स्थानीय मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा से परसों फ़ोन से बात किया था और मैंने अवगत कराया कि कुलपति ने भी ऐसा पत्र दिया। तो उनका मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, उनका नहीं ऐसा हो रहा है, और ऐसा होता तो आप भी बनारस के स्थान विधान परिषद सदस्य हो गए हैं और मंत्री हैं, इसलिए आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसका पुरजोर विरोध करें। तो उनका मैं उसको दिखवा रहा हूँ, अगर ऐसा होगा तो हम मना करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबको, काशी की जनता को, सबको, हर एक को आगे आना चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए। सर, हमारा एक सवाल है, जब आप अध्यापक संघ के अध्यक्ष रहे होंगे तो वहाँ एक प्रोफेसर हैं जो अभी मौजूदा समय में MLA हैं वाराणसी की एक सीट से बीजेपी के, वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं। एक और छात्र रहे हैं जो वाराणसी के ही एक सीट से MLA हैं। दो लोग विधायक हैं बीजेपी की सरकार में जो काशी विद्यापीठ से संबंध रखते हैं। उन लोगों को भी तो बोलना चाहिए विधानसभा में कि ये महत्व, राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, अच्छी संस्था है, इसको परिसर में कम जगह पहले से है तो इसको परिसर के अलावा और कहीं से निकाला जाए। वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, काशी विद्यापीठ से मुझे जानकारी है, केंद्र के मंत्री महेंद्र पांडे भी काशी विद्यापीठ छात्र रहे हैं, MA हिंदी के छात्र थे, 1 साल पढ़े हैं, पता नहीं एग्जामिनेशन दिया या नहीं दिया उन्होंने, लेकिन छात्र रहे हैं। डॉक्टर अवधेश सिंह भी हैं और लोग भी हैं, तमाम लोग। लेकिन अब ये है कि उनके में इतना नैतिक बल होना चाहिए, उन लोग को भी आगे आना चाहिए, विरोध करना चाहिए। लेकिन वो लोग खुद ही, डॉक्टर अवधेश सिंह का विद्यालय चलता है, खुद ही अपने विद्यालय में व्यस्त रहते हैं, और वो काशी विद्यापीठ परिषद से हटाकर उन्होंने अपना विद्यालय का एक खोल रखा है। और काशी विद्यापीठ में अभी बहुत से अवैध कब्जे भी हैं, बहुत से लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये तो बहुत बड़ी जांच का विषय है। तो जो कुलपति है उसकी जिम्मेदारी है, उसको देखे, सरकार को लिखे कि काशी विद्यापीठ की ज़मीन की पैमाइश की जाए, और जो लोग कब्जा किए हैं कब्जा खाली कराया जाए। तो मुझे लगता है कि कुछ MLA भी उसमें आ जाएंगे और लोग भी आ जाएंगे जो ज़मीन कब्जा किए हुए हैं अवैध कब्जे में। हाँ, अवैध कब्जे बिल्कुल आ जाएंगे। तो वो कब्जा छुड़वाएं और काशी विद्यापीठ के स्वरूप को ठीक किया जाए। तो कुलपति के, लेकिन कुलपति लोग आते हैं, समय पास करते हैं और कुछ अपना खाली तनख्वाह पाते हैं, फिर अपना लाभ हानि जो होता है करके चले जाते हैं। उनका वो उससे जुड़ाव नहीं रहता है। वो जब स्थानीय आदमी होगा, काशी विद्यापीठ अध्यापक होगा, वहाँ का छात्र होगा, उसको जुड़ाव हो सकता है, लेकिन बाहरी लोगों को क्या जुड़ाव है अपना? सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कुलपति की एक बहुत बड़ी गरिमा होती है। कुलपति DM भी कुलपति के मातहत होते हैं, क्योंकि कुलपति की जब पोस्ट खाली होती है तो कार्यदायी कुलपति कमिश्नर को बनाया जाता है। तो ऐसे में कुलपति जी को बोलना चाहिए, उनका अधिकार क्या है। आप तो रजिस्टर्ड स्नातक रहे हैं, अध्यापक संघ के अध्यक्ष रहे हैं, आपको पता होगा कि उनके ऐसे सिचुएशन में उनके अधिकार क्या बनते हैं। देखिए, कुलपति पद की कभी गरिमा हुआ करती थी, आज भी कुलपति का पद एक सम्मानित पद है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वो आचार्य नरेंद्र देव भी कुलपति थे, डॉक्टर राजबली पांडे भी कुलपति हुआ करते थे, और भी बड़े बड़े लोग, तमाम लोग कुलपति थे। लेकिन उनकी एक गरिमा होती थी, उन लोग किसी शासन से दबते या झुकते नहीं। राजाराम शास्त्री भी कुलपति थे, लेकिन आज उस तरीके के कुलपति लोग नहीं हैं। फिर भी कुलपति का पद एक राज्यपाल के बाद एक उपकुलपति कहे जाते थे, तो एक उसके राज्यपाल के बाद का पद है, उसका सम्मानित पद है। और कुलपति DM या कमिश्नर किसी के अंडर नहीं होता, प्रशासनिक सहयोग ले दे सकता है, वो अलग बात है, लेकिन किसी के अधीन नहीं होता है।
और कुलपति को ने राज्यपाल से बात किया, अच्छी बात है, लेकिन शासन को भी पत्र लिखना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखें और उनको भी बात कही जाए। मंत्री महोदय को मैंने अवगत करा, और भी मंत्रियों से जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कहेंगे और अपनी बात उठाएंगे, और इसका अगर ये लोग ध्यान देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो इनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। सर और इसका जो काशी विद्यापीठ में आप तो लंबे समय से, लगभग जहाँ तक मैं जानता हूँ 45 साल से ज़्यादा वक्त का समय आपने काशी विद्यापीठ में दिया हुआ है एज ए विद्यार्थी, उसके बाद आप शिक्षक बने, वहाँ पे छात्र नेता भी रहे आप। तो क्या मानते हैं कि काशी विद्यापीठ का जितना पहले की सरकारों में विकास हुआ, अब की सरकारों में क्या उपेक्षा हो रही है या फिर वाकई में डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए, अब की सरकार या पिछली सरकार, सबका समीक्षा तो जनता करती है, चुनाव में वो जनता अपना निर्णय करती है, लेकिन जो बनारस के विकास के नाम पर जो शुरू हुआ है ये हप्पू मॉडल डेवलपमेंट, कुछ लोग तो गुजरात मॉडल भी बोलने लगे हैं। हप्पू मॉडल जो बिना सोचे समझे अनियंत्रित तरीके से विकास कर दिया जाए, भाई एक बच्चा जो जल्दी जल्दी खा लेता है, खा के उल्टी कर देता है। तो ये जो विकास है, विकास के नाम पर विकास कम हो रहा है, विनाश ज़्यादा हो रहा है। तो विकास आप करिए, उसको काशी पहले से महत्वपूर्ण नगरी रही है, सड़कें ठीक करिए, लाइट व्यवस्था ठीक करिए। आप रोपवे लगाना चाहिए वो भी लगा, लेकिन किसी कपार के ऊपर से मत लगा दीजिए। अब काशी विद्यापीठ एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था रही है, छोटा सा कैंपस, उसके ऊपर से आप ले जाने की सोच रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद और बड़ा दुखद और शर्मनाक है, निंदनीय है। अभी कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी आए थे, यूजीसी के चेयरमैन भी आए थे, हम लोगों की बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि अब हम जो शिक्षा दे रहे हैं विश्वविद्यालयों में, वो सैद्धांतिक शिक्षा ही केवल नहीं दे रहे हैं, हम स्किल की शिक्षा दे रहे हैं ताकि युवा रोजगार अपना कर सके, अपना स्टार्टअप शुरू कर सके, अपना बिजनेस शुरू कर सके, नौकरियों के पीछे ना भागे। तो सर ऐसे में इतना पैसा आएगा कहाँ युवाओं के पास? क्या मानते हैं, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी? सरकार की नीति को क्या मानते हैं, अब नई शिक्षा नीति को? देखिए, शिक्षा मंत्री तो भाजपा की सरकार में ऐसा आदमी बना जिसका खुद ही शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा नहीं था। इसके पहले स्मृति ईरानी थी, वो खुद ग्रेजुएट नहीं थे, उनका विवादित डिग्री था। प्रधान जी कितने पढ़े लिखे, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कितना पढ़े लिखे, लेकिन केवल ये लोग जुमला ज़्यादा बोलते हैं कि शिक्षा देंगे और विकास कर देंगे। खाली जुमला बोलने से और बोलने से नहीं होता है। विश्वविद्यालयों में तमाम पद रिक्त पड़े हैं, पत्रकारिता विभाग में जिसमें मैं था, और संस्थान वहाँ पर चारों पद खाली अभी तक भरा नहीं गया। तमाम विश्वविद्यालयों में तमाम पद रिक्त हैं, पद भरे नहीं जाते हैं। जब टीचर अपॉइंट ही नहीं होंगे, 5-5, 6-6, 7-7 साल से, 8 साल से सरकार चल रही है, 2-4 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की दूसरी सरकार अब बन गई, लेकिन पद खाली पड़े हैं। जब आप पद भरेंगे ही नहीं तो स्किल डेवलपमेंट क्या करेंगे? कहाँ से आएगी? यूजीसी चेयरमैन कह रहे हैं कि हम अनुभवी लोगों को भी मौका देंगे, कोई जरूरी नहीं कि पीएचडी नेट को ही हम मौका दें, स्थायी नियुक्ति ही करें। देखिए, अनुभवी लोगों मतलब संविदा टीचर रख लेने से, या कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर लोगों को रख लेने से, या गेस्ट फैकल्टी रख लेने से, या कुछ लोग जो उस क्षेत्र में काम के केवल उनके रख लेने से कुछ नहीं होता। हम लोग भी गेस्ट फैकल्टी से पढ़वाते थे, लेकिन हमारे यहाँ रेगुलर टीचर भी होते हैं। रेगुलर टीचर के साथ साथ वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उनको रखा जा सकता है, या फिलर के रूप में काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं, उनके भी योग्यता और ज्ञान का हम लाभ उठा सकते हैं। लेकिन परमानेंट फैकल्टी बहुत ज़रूरी है। जब तक परमानेंट फैकल्टी नहीं होंगी, हर डिपार्टमेंट में कम से कम 4-5, ऐसे यूजीसी ने पहले नियम बनाया था, कोई भी डिपार्टमेंट खुलेगा तो 1 प्रोफेसर, 2 रीडर और 4 लेक्चरर कम से कम रखे जाएंगे। और प्रोफेशनल डिग्री वाले कोर्सेज हैं तो वहाँ पर टेक्निकल पोस्ट भी रखे जाने चाहिए, कंप्यूटर का एक्सपर्ट रखा जाना चाहिए और रखे जाना चाहिए। लेकिन ऐसा खाली यूजीसी गाइडलाइन दे देती है और लोग कर देते हैं, खाने के दांत और दिखाने की और। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलने वाली संस्था है, गाइडलाइन देने वाली, लेकिन वो भी अपना वो काम नहीं कर रही है, वो क्वालिफिकेशन है। अब सुना कि नया नियम लगा दिया गया कि बायोमेट्रिक होगा। अरे बायोमेट्रिक से टीचर पढ़ाने लगेंगे क्या? बायोमेट्रिक कर्मचारी के लिए आप कर दीजिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस कर दीजिए या फोटो खींच लीजिए। टीचर का जब क्लास होता है उस समय टीचर आता है, किसी का 11 बजे क्लास, किसी 10 बजे, किसी का 9 बजे है, आराम से आता है टीचर, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जब तक उसको रहना, खुद रहता है टीचर। आप ऐसा माहौल दीजिए कि टीचर रहे, लाइब्रेरी अच्छी बनाइए, टीचर को फैसिलिटी दीजिए। गाँव के स्कूल है, वहाँ बिजली नहीं है, यूनिवर्सिटियों में भी अक्सर लोगों को बिजली की व्यवस्था नहीं रहती है, लाइट नहीं रहती है, तो कम से कम ये सब चीज़ें ठीक रहें, जनरेटर ठीक से करे, माहौल अच्छा दिया जाए, स्मार्ट क्लासरूम ठीक बनाए जाएँ, टीचर्स को हर तरह की फैसिलिटी दिया जाए। उसके बाद आप अटेंडेंस के लिए व्यवस्था के लिए विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, डीन की जिम्मेदारी है देखने की, विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी, हर विभागाध्यक्ष अपने अपने विभाग की जिम्मेदारी ठीक से संभाले। तो टीचर तो पढ़ाएगा ही, ऐसा कोई थोड़ी, लेकिन नियुक्तियाँ ही जब ठीक ठाक नहीं होंगी
और रेगुलर टीचर ही नहीं रहे होंगे और केवल संविदा टीचर और गेस्ट फैकल्टी के भरोसे आप सोचेंगे गुणवत्ता सुधार दें, विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर बढ़ जाए, तो इससे तो होगा नहीं। यही कारण है कि आप देखिए प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस में लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सरकारी स्कूल, सरकारी प्राइमरी स्कूल भी नष्ट हो गए। सरकारी स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों में लोग रेगुलर यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियों में कम पढ़ रहे हैं, प्राइवेट ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि आप उनको सुविधा नहीं दे रहे हैं। तो सुविधाओं को देने की जरूरत है, और भाषण देने और कहने से केवल नहीं होगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के जुमला बोलने से कि हम क्वालिटेटिव डेवलपमेंट करेंगे, गुणवत्ता सुधार देंगे, गुणवत्ता हो रही सुधार। प्रधानमंत्री जी आए थे सर अभी बनारस, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि विकास हो रहे हैं, तो लोगों ने कहा नहीं विकास हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें तो केवल ये कहती थी कि कौन माथा खपाने जाए, वाराणसी में विकास नहीं हो सकता, हमने करके दिखाया। अब जब श्रोता चुन के बुलाए जाते हैं, वो भी श्रोता ऐसे बुलाए जाएंगे जो उन्हीं के दल के, उन्हीं के विचारधारा के हो, और उनको बैठा के जो चाहिए बोल दीजिए, बोल के चले जाए। तो प्रधानमंत्री जी खुली सभा में आवे ना बोले तो काशी की जनता भी तो लोग जवाब देने वाले देंगे, सबका मुंह दबा देंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। और कोई प्रधानमंत्री आएंगे तो पता चला विपक्षी दल के जितने था पहले सबको अरेस्ट कर लो, किसी को बोलने ही मत दीजिए। आज अभी आया है कि पार्लियामेंट में, अभी आज ही अभी मैं टेलीविजन देख रहा था कि आगे आगे पार्लियामेंट में अब किसी को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। जब संसद में नहीं किसी को बोलने दिया जाएगा तो यहाँ कहाँ बोलने देंगे। तो आप सबका मुंह बंद कर दीजिए, किसी को बोलने मत दीजिए। उसका कहिए कि बस प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, सब सारा ज्ञान तो प्रधानमंत्री जी के पास है, और तो सब अज्ञानी है, किसी के पास ज्ञान है नहीं। तो वही सब चीज़ के एक्सपर्ट हैं, मेडिकल के भी एक्सपर्ट हैं, इंजीनियरिंग के भी एक्सपर्ट हैं, शिक्षा के भी एक्सपर्ट, हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं। और वही गुजरात मॉडल उनका, वही गुजरात मॉडल से ही देश का विकास हो रहा है। बेरोजगारी सर्वाधिक पूरे दुनिया भारत में बढ़ चुकी है। और भारत जब 3 सशक्त देशों में था, लोग बता रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी उनके भाजपा के नेता हैं, वो कभी दे रहे हैं कि 140वें नंबर पर हो गया, कोई कह रहा है 145वें पे हो गया। और वित्तीय हालत ख़राब है, रुपये 80 रुपये से ज़्यादा रुपये का हालत होकर डॉलर के नीचे चला गया। और अब जो सुन रहे हैं कि अब नया बना रहे हैं कि अब डॉलर में नहीं, अब रुपए में जो है विदेशी सामान बिक्री, जो लोग विदेशों से आएंगे सामान लेने के लिए भारत का माल, तो वो अब डॉलर में नहीं लेंगे, ताकि अब डॉलर का चक्कर ख़त्म हो जाए, कोई जान ही न पाए कि रुपया का। कल तक यही प्रधानमंत्री जी, जिस देश का डॉलर गिरता है उस देश का जो है प्रधानमंत्री गंभीर नहीं होता, या उस देश का इज्जत भी गिरती है। तो अब तो इज्जत गिर नहीं रही है, बढ़ रही है शायद। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। संविदा पे जब आर्मी में लोग भर्ती किए जा रहे हैं 4 साल में, और आर्मी का चीफ जो खुद अपनी नौकरी बढ़ाने के लिए बोल रहा था, मंत्री हो गया था भाजपा में वीके सिंह, वो आदमी बोल रहा है कि नहीं वो संविदा ठीक है। आप इजराइल से और सिंगापुर से और अन्य देशों से भारत की तुलना नहीं कर सकते। अन्य देश, छोटे छोटे देश हैं, उनके संविदा पर रखें चाहे जैसे रखें, वो हेल्थ फ्री देते हैं। जीएसटी 4% सिंगापुर में लगता है, लेकिन 4% जीएसटी में ही सबको जो है हेल्थ सुविधा, सारी सुविधा मिल जाती है। आप 18%, 12%, 24%, 28% जीएसटी लेते रहे हैं। यहाँ कितना मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। शिक्षा कहाँ निःशुल्क है भारत में। तो ये भारत का ये बेवकूफ़ बनाना, ये जो लोकतंत्र के नाम पर ये जो नेता लोग हैं, जनता को सीधे रूप से आंख में धूल झोंक रहे हैं, धुरिया राक्षस की तरह काम कर रहे हैं, ये लोग बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, सत्य से एकदम दूर हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है, और देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए, दोनों इस सरकार की प्राथमिकता पे नहीं है। न शिक्षा पे ध्यान दे रही है सरकार, न स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही है। कोरोना में मरे, मैं तो समझता हूँ कि करोड़ों में लोग मरे, और सरकारी आंकड़ा में दिया गया कि 5 लाख 6 लाख लोग मरे, 5 लाख 5.5 लाख। अन्य WHO ने कहा कि नहीं 45 लाख से ज़्यादा लोग मरे। लेकिन वो सच बयां किसने किया? वो जो लोकल अखबार थे गुजरात के, अहमदाबाद के, बताते हैं जितना आंकड़ा आता था उससे ज़्यादा लोग डेथ सर्टिफिकेट ले गए, से 10 टाइम 10 टाइम्स 20 टाइम्स 50 टाइम्स ज़्यादा ले गए डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए। गंगा में और यमुना में, तमाम नदियों में लाशें तैरती हुई दिखाई दी, लावारिश लाशें। हमारा घर भी गंगा किनारे, हमारे गांव में, हमारे खेत के किनारे गंगा जी में कई लाशें मिली। तो वो अब आप उसको सब छुपा दीजिए। लेकिन जो सरकार जो कह रही है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन जो मिडिल मध्यम वर्गीय जनता है उस पर सर देख लीजिए टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, और महंगाई बढ़ती जा रही है। मसलन पेट्रोल के दाम हुए, डीजल के दाम हुए, अब तो CNG और डीजल के दाम बराबर हो गए। तो सरकार की क्या कमी है कि सरकार इसको नहीं नियंत्रित कर पा रही है? वो लगातार कह रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, बेहतर सड़कें दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, लेकिन सर आपका क्या मानना है, जब तक बेरोजगारी नहीं जाएगी, महंगाई से लोगों को निजात नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे चल पाएगा? देखिए, सारी सड़क बना देने से, चमचमाती रोड बना देने से विकास नहीं होता है। रोड बना, ये आपने बड़ा गडकरी जी भी कर रहे हैं, बड़ा रोड बनवा दे रहे हैं, कितनी जगह पे 4 लेन बनाने हैं और टैक्स वसूली पहले शुरू हो जा रहा है, रोड टैक्स वसूल ले रहे हैं। गाड़ियों का टैक्स, हम लोग जब कार लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो एक बार 1 टाइम पेड हो जाता है टैक्स, 15-15, 20-20 हज़ार टैक्स लेते हैं, फिर दोबारा क्यों टैक्स लेते हैं आप? रोड टैक्स के नाम पे वो वसूली का सेंटर बना दिया उन्होंने जगह जगह। आप सड़कें बना रहे हैं, अच्छी बात है,
लेकिन केवल सड़कें बन जाने से रोजगार थोड़ी नहीं मिल जाएगा। रोजगार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, कुटीर उद्योग बनाइए। गांधी जी का जो मॉडल था, छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएँ, कुटीर उद्योग लगाए जाएँ, जिससे सबको रोजगार मिले, मानवीय हाथ को रोजगार मिले, बेरोजगार। ये केवल जुमले बोले जा रहे हैं। और हमारे दो पे सरकार चल रही है, दो बड़े पूंजीपति गुजरात के हैं और यहाँ दो लोग सरकार में हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी दोनों लोग 4 दो खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और देश को चला रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पे बस यही चल रहा है और किसी को कोई बोलने की आज़ादी नहीं है। वंशवाद के नाम पे विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबके लड़के, भाजपा के सारे नेताओं के लड़के लड़कियां सब मंत्री बने हुए सरकार में ही हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन केवल वंशवाद के नाम पर विरोध करने से कुछ नहीं होता। और आप भी जो संघ के लोग, खास लोग चुन के उन्हीं को बनाते हैं। किसी को वाइस चांसलर बनाना है तो पता करेंगे कि संघी है कि नहीं है, वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है कि नहीं, हाफ पैंट पहनता था कि नहीं, पहले शाखा में गया है कि नहीं, तब तो आप वाइस चांसलर बनाते हैं। आपको शिक्षाविद नहीं चाहिए, आपको एक खास वर्ग, खास सोच, खास दिमाग वाले लोग चाहिए। तो कुलपति से लेकर चपरासी तक की भर्ती में भी हर जगह आपका इंटरफेरेंस है और भर्तियाँ हो भी नहीं रही हैं। रिजर्वेशन आपने दे दिया कि हमने 10% सवर्णों को रिजर्वेशन दे दिया। अरे जब पद होगा पर तब ना, सरकारी नौकरियाँ है ही नहीं और बच्चे भाग रहे हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं कोई बाहर जा रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए। आपने देखे अभी रसिया में लोग भाग के आए वहाँ से और विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं कि मेडिकल की सीटें कम हैं, लोग पढ़ नहीं पा रहे। बच्चे जो पढ़ भी रहे हैं विदेश भाग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं मिल रही है, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। तो आप खाली बोलने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, दिखना चाहिए। ईमानदारी कहने से नहीं आती, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो वो हो नहीं रहा। जो व्यवहार में जो चीज़ें व्यवहारिक धरातल पे न लोगों को रोजगार मिल पा रहा, न महंगाई नियंत्रण में आ रही, कुछ नहीं आ रही। जितना बोलते थे अब चुप हो गए। पहले मनमोहन सिंह को मौनी बाबा बोलते थे, जब खुद मौन मोदी बन चुके हैं। अब मनमोहन सिंह ने तो फिर भी 2008 में जो मंदी आई उसको बचा लिया। इतनी बड़ी मंदी थी लेकिन फिर भी रोजगार कम नहीं हुआ। और 6ठा वेतन आयोग जो आया वो मैं समझता हूँ कि अब जितने लोग नौकरियाँ किए हैं सबसे ज़्यादा 6ठे वेतन आए मनमोहन सिंह कार्यकाल में। कर्मचारियों का वेतन बढ़ा। ये सरकार तो पेंशन विरोधी भी है, कर्मचारियों की नौकरी भी नहीं चाहती कि नौकरी, और उनके सरकारी कर्मचारियों के विरोधी है। ये चाहती कि सब लोग कॉन्ट्रैक्ट पर जाए, संविदा पर हो जाए, सरकारी नौकरियाँ ना हो, पेंशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। सरकार की यही योजना। और अभी देखिए 7वां वेतनमान हो गया, 8वां वेतनमान आने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही कि सरकार अभी जुमला देगी कि हम 50% मर्ज कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी बाद में नहीं करेगी। ये सरकार की नीयत में खोट है और विश्वसनीयता ऐसी खंडित है। इसको विश्वास, मेरे जैसा आदमी तो कदापि इस सरकार पे विश्वास करने को तैयार नहीं है कि करेगा। और शिक्षा, स्वास्थ्य इनके एजेंडा में एकदम उपेक्षित है, उसका कोई महत्व नहीं है। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा, बनारस की अगर विकास की बात कर रहे हैं और बनारस की संस्कृति धरोहर की रक्षा की बात है तो भारत माता मंदिर, काशी विद्यापीठ की धरोहर की रक्षा होनी चाहिए। और काशी विद्यापीठ स्वतंत्रता संग्राम की नर्सरी रही है। चंद्रशेखर आज़ाद से लेके महात्मा गांधी से लेके लाल बहादुर शास्त्री और पंडित कमलापति पाटिल, सारे लोग, त्रिभुवन नारायण सिंह, सब लोग काशी विद्यापीठ से जुड़े रहे हैं और तमाम लोग यहाँ जुड़े रहे हैं। उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखना चाहिए। गांधी जी काशी विद्यापीठ में आकर ठहरे भी थे, काफ़ी रुकते भी थे यहाँ पर। तो ये सब जगह पे अगर उसके ऊपर से रोपवे जाएगा, ये जाएगा, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और काशी के लिए और भारत के वैचारिकी के लिए बड़ा दुखद पूर्ण अध्याय होगा। ये थे हमारे साथ काशी विद्यापीठ के लगभग 20 साल से ज़्यादा समय तक हेड, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के हेड रहे, 3 बार विश्वविद्यालय के अध्यापक संघ के अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव काउंसिल विश्वविद्यालय के सदस्य, रजिस्टर्ड स्नातक, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, शहर के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय, जिन्होंने कहा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, उसके अंदर से, उसके ऊपर से रोपवे जैसा जो सुविधाएं हैं जो श्रद्धालुओं के लिए दी जा रही हैं, उसको ले जाना काफ़ी ज़्यादा गलत है, सही नहीं, निर्णय नहीं है। उसको और भी दूसरी तरफ से ले जाया जा सकता है, श्रद्धालुओं को सुविधा भी हो और परिसर की गरिमा बनी रहे, भारत माता मंदिर की गरिमा बनी रहे, काशी विद्यापीठ की गरिमा बनी रहे। तो मैं अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।